आज के इस वीडियो में हम दैनिक जीवन में उपयोगी 3 महत्वपूर्ण यौगिकों को समझेंगे, जिसमें पहले हम बेकिंग सोडा, उसके बाद में हम धावन सोडा और सबसे लास्ट में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में, इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन अपना बनता है और हम ये जानते हैं कि इस पार्ट में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि 2+2 यानी कि 2 भागों में बटा हुआ एक प्रश्न होगा 4 नंबर का। तो हमें 2 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझना है। तो पहले हम बात करते हैं बेकिंग सोडे की। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि इसका जो लोकल नाम है वो हमें याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि खाने के सोडे का सूत्र लिखिए, इसके 2 उपयोग लिखिए, या इसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है, या बेकिंग सोडा क्या है, इसके गुण लिखिए। तो ये सारी बातें अपन यहाँ इसमें समझेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र है NaHCO3। Na का मतलब तो क्या, सोडियम, H यानी कि हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट। अब देखिए इसका नाम बेकिंग क्यों है। ये बेकिंग का मतलब होता है जो बेकरी इंडस्ट्रीज है, बेकरी उद्योग है। बेकरी का मतलब ये है जैसे आपने अपना जन्मदिन तो अवश्य मनाया होगा, और जन्मदिन पर केक काट, अपन जो है केक अपना सेलिब्रेशन केक काट के करते हैं, मार्केट से हम केक खरीद के लाते हैं। तो वो जो केक है, आपने केक की दुकान जो है उसके ऊपर आपने देखा होगा, कुछ दुकानों के ऊपर जो केक की दुकान है वहां बेकरी लिखा होता है, बेकरी शॉप या बेकरी इंडस्ट्री, बेकरी उद्योग, ठीक है ना। तो ये बेकरी नाम उसी से पड़ा है। गर्म करने को अपन एक प्रकार से बेक करना कहते हैं, बेक बेक यानी गर्म करना, और उसी से नाम पड़ गया बेकिंग। हम इस सोडे को मिला करके गर्म करते हैं खाद्य पदार्थों में, तो उससे केक या ब्रेड वगैरह है वो बनती हैं। ये अपन आगे देखेंगे कैसे बनेंगी, देखो पूरी प्रोसेस को। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं इसका बेकिंग नाम क्यों है। सोडा यानी कि एक प्रकार का सोडा है, पाउडर है। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। देखिए खाने के पदार्थों में इसको मिलाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रहा सोडियम, ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट, ये इसका नाम है। ये भी हमें याद रखना है। इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर, खाद्य पदार्थों में मतलब जो अपने जो भी चीज बना रहे हैं, केक वगैरह बना रहे हैं, उसका जो अपने आटा है, उस आटे के अंदर अपन इसको मिला देते हैं और गर्म करते हैं। गर्म करने को कहते हैं बेक करना। जब अपन इसको आटे के साथ मिलाकर के गर्म करेंगे, यानी कि बेकिंग सोडे को आटे के साथ मिला देंगे, खाद्य पदार्थों के साथ में मिला करके गर्म करते हैं, बेक करते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस आटे से जब बाहर निकलती है तो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी, और जब ये आटे से बाहर निकलेगी बुलबुलों के रूप में, तो उसमें छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार केक जैसे पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं, छेद। आपने ब्रेड देखी होंगी, ब्रेड अपन जो पैकेट के अंदर आती है उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, स्पंजी होती है। तो इस प्रकार से केक और ब्रेड जो है वो तैयार की जाती है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। NaCl क्या है, नमक है, सोडियम क्लोराइड। इसे बेकिंग सोडा कैसे बनता है, इसमें और पदार्थ मिलाएंगे, NaCl के साथ में H2O पानी मिलाएंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और अमोनिया, NH3 क्या है, अमोनिया है, ये सब मिलाते हैं। तो उसमें 2 चीजें बनती है, एक तो बनता है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा बनता है अपना बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, ठीक है, ये बनता है। ये इसके बनाने की विधि होगी। आगे है सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी इसे बनाया जाता है। ये दूसरी विधि और है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो Na2CO3, उसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे अपन, और H2O पानी की उपस्थिति में, यानी कि अपन इसका विलयन बनाया। विलयन बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, इसको घोल लेंगे और CO2 गैस प्रवाहित करेंगे,
तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा बन जाएगा, खाने का सोडा बन जाता है। तो ये दो विधि है। अगर परीक्षा में आता है कि बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने की विधि, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक विधि को लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी आप एक अपनी तरफ से जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, वो आप लिख सकते हैं। फिर इस सोडे के गुण क्या है, जो इंपॉर्टेंट इसके जो गुण है वो है, पहला ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, ये ठोस अवस्था में होता है। जल में अल्प विलय, अल्प का मतलब होता है कम, जल में नहीं घुलता है या कम घुलता है, विलय का मतलब होता है घुलना। जल में इसका विलयन क्षारीय होता है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। खाने का सोडा जो है ये हल्का क्षारीय होता है। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। देखिए बेकिंग सोडा NaCO3 इसको गर्म करेंगे अपन, गर्म करने के लिए अपन इस प्रकार से ये जो सिंबल है ये भी काम में ले सकते हैं। तो इससे यहाँ पर देखो CO2 गैस निकलती है, सोडियम कार्बोनेट बनेगा H2O और ये CO2 गैस रिलीज होती है। अब इसका उपयोग क्या है, देखिए नाम ही क्या है, खाने का सोडा, तो सीधी सी बात है खाद्य पदार्थों में, खाने के पदार्थ जैसे केक है, ब्रेड है, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ। शीतल पेय पदार्थ जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं जैसे पेप्सी, थम्स अप, मरिंडा, माउंटेन ड्यू, ये सारे शीतल पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर इसको मिलाया जाता है। तीसरा पॉइंट है अमल, पेट की अम्लता दूर करने में। देखिए अभी अपने पढ़ा कि क्षारीय होता है और हमारे पेट के अंदर जो अम्लता बनती है वो बनती है HCl के कारण, और जब अम्लता अधिक हो जाती है तो इसे अपन एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी को ही हिंदी में अम्लता कहा जाता है। तो ये हम जानते हैं कि जो अम्ल है उसके प्रभाव को कौन नष्ट करेगा, क्षार करेगा। तो ये NaCO3 जो है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, ये क्षारीय होता है, और जब अपन पेट में अम्लता हो जाती है तो ये क्षारीय पदार्थ का अपन सेवन करेंगे तो ये अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देगा, यानी कि ये अम्ल के विपरीत काम करता है। NaCO3 जो है ये क्षार है और क्षार अम्ल के अपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण कहते हैं। इसलिए इसे अपन एंट प्लस एसिड यानी कि एंटा एसिड, ANTA, यहाँ पर एंटा मतलब क्या है, अपोजिट, विलोम शब्द, ठीक है। एंटी या एंटा उसके विपरीत काम करता है, एसिड के विपरीत काम करता है। जैसे मार्केट के अंदर इनो वगैरह आती हैं एसिडिटी को दूर करने के लिए, या पुदीन हरा के नाम से जो आप टीवी वगैरह में ऐड देखते हैं, उनके अंदर भी यही होता है, ठीक है। तो ये एंटी एसिड होते हैं जो कि पेट की अम्लता को दूर कर देते हैं। चौथा पॉइंट है मंद पुत्तिरोधी, यानी कि मिल्ड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब है जब कभी अपने चोट लगती है तो उस घाव को उसको साफ करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। अग्निशामक यंत्रों में आपने अक्सर अस्पताल वगैरह में या कई और बिल्डिंगों के अंदर, अपने स्कूल में, और आजकल तो इसको बसों में या गाड़ियों के अंदर भी इसको कंपलसरी कर दिया गया है, उन सब में एक लाल रंग का सिलेंडर देखा होगा, ठीक है। एक छोटा सा सिलेंडर होता है लाल रंग का और उसके एक पाइप लगी होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ये अग्निशामक यंत्र होता है, आग को बुझाने वाला यंत्र। जब कभी आग लग जाती है तो यहाँ इसके ऊपर एक इस प्रकार से एक चेन होती है, उसको अपन जो ही झटके से खींचेंगे तो ये इसमें एक बोतल भरी होती है, एक बोतल के अंदर, उसके अंदर ये H2SO4, ठीक है, बाहर इसके अंदर ये NaCO3 भरा होता है। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है कांच की बोतल टूटने से, तो इसमें CO2 गैस बनती है, और वो जो CO2 गैस बनेगी वो आग को बुझा देती है। CO2 गैस आग बुझाने में सहायक है। तो अग्निशामक जो यंत्र है उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, NaCO3 का, जो अपन पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका उपयोग अपन अग्निशामक यंत्र में करते हैं, जो लाल रंग के सिलेंडर होते हैं उसमें भरा होता है। और अंतिम है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए छठा पॉइंट जो है लगभग सभी में आपको कॉमन मिलेगा। अगला है धावन सोडा। धावन का मतलब है कपड़े धोने का सोडा, धावन यानी कि धोना, कपड़े धोने का सोडा जो है, इसका फार्मूला है Na2CO3 10H2O, यानी कि यहाँ जल के अणु 10 अणु हैं, इसे अपन क्रिस्टलीय जल कहते हैं। तो इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा यही है, इसका सूत्र है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम ये रहा, Na2CO3 कार्बोनेट। इसमें एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ में 10 अणु क्रिस्टल जल के होते हैं। देखो कितने अणु हैं, 10 है,
10H2O। एक बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि धावन सोडा में कितने अणु क्रिस्टलीय जल के होते हैं, तो 10 अणु होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का साल्वे विधि से निर्माण किया जाता है। देखो एक विधि है जिसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, और अन्य भी विधियां हैं। अन्य विधि में जैसे यहाँ अपन बात करेंगे कि अन्य विधि में बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, ये रहा बेकिंग सोडा जो अभी अपन ने पढ़ा था, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसको अपन गर्म करेंगे। देखिए गर्म करने का सिंबल ये रहा, ठीक है। यहाँ अगर आप लिख सकते हो तो गर्म करना ये लिख दीजिए, या इस प्रकार से त्रिभुज का जो बना हुआ चित्र है ये ऐसे बना दीजिए, इसका मतलब होता है गर्म करना। जब अपन इसको बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये देखो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट, और H2O और CO2 गैस बनती है, ठीक है। इसे पुनः क्रिस्टलीकृत करके कपड़े धोने का सोडा अर्थात धावन सोडा प्राप्त करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जैसो ये बना है Na2CO3, इसको यहाँ लिख दिया और जल के 10 अणु जोड़ दिए। देखो ये यहाँ पे डॉट, यहाँ डॉट लगा कर अपन इसको जोड़ दिया, तो Na2CO3 और ये 10H2O दोनों जुड़ गए, ये बन गया यहाँ पर धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा बन गया। इसके गुण क्या है, गुणों में पहला पॉइंट है सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में विलय होता है, जल में घुल जाता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, यानी कि ये भी क्षारीय प्रकृति का है। यह गर्म करने पर क्रिस्टल जल त्याग करके सोडा ऐश बनाता है। देखिए जब इसको अपन गर्म करेंगे तो पानी, अपन को पता है जब किसी भी यौगिक के साथ में पानी होता है, अगर पानी को गर्म करेंगे तो ये पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा। और कितने डिग्री पे उड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। देखो एक तापमान मापने का जो पैमाना है वो केल्विन भी होता है। 100 में अपन अगर 273 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 373 केल्विन, यानी कि अगर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में जो अंतर है वो 273 का अंतर है। 100 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो या फिर 373 केल्विन। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर 373 केल्विन ही क्यों दिया, 100 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि केल्विन जो है वो ताप मापने का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, अंतरराष्ट्रीय इकाई है। सभी देशों के अंदर केल्विन को ही काम में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अपन इसको गर्म करेंगे धावन सोडा को, तो ये पानी जो है ये भाप बन के उड़ जाएगा और क्या बचेगा, Na2CO3 बचेगा। इसे अपन सोडा ऐश कहेंगे। क्या कहेंगे, सोडा ऐश, ये बनता है। फिर इसका उपयोग, इसका क्या यूज है, पहला उपयोग क्या है, क्योंकि कपड़े धोने का सोडा है तो धुलाई या सफाई में काम में लेंगे। दूसरा कास्टिक सोडा या बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन या बोरेक्स के निर्माण है। बोरेक्स एक मिश्रण होता है एक प्रकार का, इसको बनाने में इसका काम में उपयोग करते हैं। अपमार्जक में देखो, अपमार्जक साबुन और अपमार्जक अपना अगला टॉपिक आएगा, ये रहा आपको दिखाई दे रहा है साबुन और अपमार्जक, ठीक है। तो अपमार्जक कहते हैं डिटर्जेंट को, जो सर्फ होता है कपड़े धोने के लिए अपन जो काम में लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो वॉशिंग पाउडर आता है। और कागज उद्योग में, पेंट में, पेंट कौन से जो अपन दरवाजों के खिड़कियों के करते हैं, लोहे के या लकड़ी के पेंट करते हैं उसमें। और वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक, अभी बताया था मैंने, ये कॉमन पॉइंट है, लगभग सभी के अंदर आपको मिलेगा। और लास्ट जो महत्वपूर्ण यौगिकों के अंदर है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको समझते हैं अपन। सबसे पहले तो आपने प्लास्टर नाम जरूर सुना होगा। जब कभी छोटे बच्चे या किसी व्यक्ति के हाथ या पैर में चोट आती है, हड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर उसको प्लास्टर बांधता है। ये वही प्लास्टर है, ठीक है। ऑफ पेरिस, ये सबसे पहले पेरिस में तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया POP, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें कैल्शियम होता है और SO4 सल्फेट होता है और H2O जल का अणु, आधा जल का अणु होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जल का अणु कितना होता है, आधा होता है। क्लियर, ये याद रखिएगा। इसमें क्रिस्टलीय जल है, ये कितना होता है, आधा, यानी कि 1/2 लिखा है, 1/2 है ये, ठीक है ना। 1/2 को अपन क्या कहते हैं, आधा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम। सल्फेट, ये रहा सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, ये रहा आधा। और हाइड्रेट का मतलब यहां पर H2O से है, जल से है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी, फ्रांस एक देश है, उसकी राजधानी क्या है, पेरिस। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं क्योंकि पेरिस में तैयार किया गया था। में जिप्सम को गर्म करके, इसको बनाया किससे जाता है, जिप्सम को गर्म करते हैं। जिप्सम एक यौगिक है, उसको गर्म करेंगे
तो उसको गर्म करने से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी तैयार होता है। गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया तथा यह है तथा बनाया गया था, अतः इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है। इसे पीओपी, शॉर्ट में पीओपी भी कहते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर पीओपी का पूरा नाम कई बार पूछा गया है, तो आप याद कर लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी कहते हैं। और आजकल जो भवन निर्माण के अंदर सफेद सीमेंट के साथ में पीओपी को मिलाकर के अपन छत वगैरह जो है इसका वहां पर भी प्रयोग किया जाता है, मूर्ति वगैरह बनाई जाती हैं, ये अपन उपयोग में पढ़ लेंगे आगे। अब देखिए इसको गर्म कैसे बनाते कैसे हैं, वो प्रोसेस पढ़ते हैं। इसको तैयार कैसे किया जाता है। जिप्सम, देखिएगा जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O, यानी कि यहाँ जल के अणु कितने हैं 2H2O, 2 जल के अणु होते हैं जिप्सम में, ठीक है। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, ठीक है ना, आधा 1/2 होता है। तो यहाँ पर इसको अपन 393 केल्विन तक गर्म करेंगे। तो ये लिख दिया 393 केल्विन, ये जिप्सम है यहाँ पर, ठीक है, ये रहा जिप्सम। इसको गर्म करेंगे 393 केल्विन पर, तो क्या बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। और बाकी जो जल के अणु हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि अपन जब गर्म करते हैं इसमें देखो जल के अणु जो हैं ये 2H2 लिखा है, तो इसमें से आधा अणु बचेगा, बाकी के अणु निकल जाएंगे। तो ये जो जल के अणु निकले हैं ये क्यों निकले, गर्म करने पर, क्योंकि ये जल के अणु भाप बन करके उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इसके पास में जल का अणु देखो 1/2 है। अब आप कहोगे कि सर अभी जो फार्मूला आपने पढ़ा था उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए अंतर कहां पे है, यहां पहले 2 लिखा हुआ है, 2CaSO4 और 1/2 H2O, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। और यहां मैं आपको लेके चलता हूं पीछे जो अभी अपने पढ़ा था CaSO4 1/2 H2O, ठीक है। अब देखो इस दोनों में क्या फर्क है, वहां 2 लिखा था और ये 1/2 था, ऐसे ही। देखिए खास बात क्या है, जल का अणु आधा होना है। अगर मैंने यहां पर 2 कर दिया तो 2 का आधा कितना होता है, 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहां अपने देखिएगा इसमें इस प्रकार से समझते हैं इसको, ये 2 और जब ये हाफ है 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 1/2 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। ये 2 है और ये कितना है 1, यानी कि जब ये 2 होता है तो अनुपात इसका 1 होता है, ठीक है। और जब ये 1 होता है तो इसका अनुपात आधा होता है। कहने का मतलब CaSO4 हमेशा दुगुना होगा और जल के अणु उसके आधे होंगे। तो ये भी सही इसका फार्मूला है, ठीक है। और ये जो अपने पढ़ा था ये भी सही है। यहां पर क्या है, CaSO4 जो ये 1 है, ठीक है, 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, और ये इसकी तुलना में आधा हो गया, ठीक है। परंतु यहां पर क्या था, ये 2 जो ये ले रहे हैं अपन, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ में, इसके साथ भी, क्लियर, यानी कि 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी तुलना में ये आधे अणु जल के हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से हमने यहां पर देखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको पीओपी का और अधिक गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलीय जल जो है निकल जाएगा। अगर यहाँ जल के अणु आधे हैं और गर्म करेंगे अधिक अपन, तो जल का ये आधा अणु भी यहां से निकल जाएगा और मर्त तापित प्लास्टर यानी डेड ब्रंट प्लास्टर प्राप्त हो जाएगा, मर्त प्राप्त हो जाएगा। इसके गुण क्या है, गुण देखते हैं पहले। गुणों में लिखा है श्वेत है, सफेद रंग का होता है, पता आपने देखा भी है, प्लास्टर बांधते हैं तब ठोस ठोस होता है, चिकना होता है। इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है। ये पाउडर होता है, जब पानी मिलाते हैं डॉक्टर या कंपाउंडर जो नर्स है प्लास्टर बांधते समय, तो ये फिर ये सीमेंट की तरह कठोर हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर ये लिखा पीओपी, ठीक है, और ये जल के अणु यहाँ मिलाए जा रहे हैं इसमें, तो ये वापस जिप्सम बन गया, यानी कि उल्टा हो गया। अभी अपन ने क्या किया था, देखो यहाँ पर ये 3H2O, ये अपने इससे तैयार किया, इस प्रकार से तैयार किया गया, इस बार उल्टा लिख दिया, यानी कि इन दोनों को मिलाकर के ऐसा बना गया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया ऊपर वाले की बिल्कुल अपोजिट है, उल्टी है। देखते हैं, देखो साथ साथ दोनों को, ये अभिक्रिया और इस अभिक्रिया को आप देखोगे ध्यान से तो ये बिल्कुल अपोजिट है। इस यहाँ पर तो ये जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है, यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके उपयोग क्या है।
इसका उपयोग, इसका महत्वपूर्ण उपयोग जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में करते हैं। भवन निर्माण में आजकल जो छत वगैरह है उसकी साज सज्जा के लिए पीओपी का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। मूर्तियां वगैरह बनाने में, सजावटी सामान आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निसह पदार्थ के रूप में, अग्निसह का मतलब है यानी कि आग को सहन करने वाली चीजें या आग को सहन करने वाले पदार्थ, आग को सहन करने वाले ईंटें आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक तापमान को सहन कर सकता है। इसलिए जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं जहां आग जलती है उनको ये सहन कर सकता है। इसलिए अग्निसह, सह का मतलब सहन करने वाला, अग्नि माने की आग, आग को सहन करने वाले पदार्थों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण यौगिक है इन 3 यौगिकों की बात की, और इस पाठ का जो अंतिम पॉइंट जो बचा है वो अपन अगले वीडियो में समझेंगे, साबुन एवं अपमार्जक। ठीक है, धन्यवाद।